हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग उम्मीद के अपलोड होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में अनबर्बाद के हॉल ए के बारे में बात करने वाले हैं। और ये हॉल ए जो है वो हमारे टेस्ट के ऊपर है, ठीक है। कि आखिर टेस्ट में आकर क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उसको आगे रखना है, कैसे उसके सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हॉल ए में बात करने वाले हैं अनबर्बाद के, ठीक है, जो कि हॉल ए है। और बाकी सारी वीडियोज़ जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हो। और ये हमारे पास हॉल ए है जो कि हमारे पास टेस्ट है, ठीक है। आप इसके पूरे चैप्टर देख सकते हो और पूरे जो क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, जो जितने भी सॉल्यूशंस दे रखे हैं, जितने प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 मतलब हॉल ए के फर्स्ट पेज से, ठीक है। तो हॉल ए के फर्स्ट पेज में यही कहा गया है कि सबसे पहले एक $1 मिलियन एडवाइस है जो कि मेरे कोटास के टीचर में से, मतलब कोटा के टीचर्स के द्वारा दी गई है कि नेवर रिवाइज फॉर योर टेस्ट। 10th में वी वर टोल्ड टू रिवाइज 1 नाइट प्रायर टू एवरी एग्जाम, चाहे वो क्लास टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम, बट दे नेवर टीच अस व्हेन एंड हाउ टू रिवाइज इन हायर क्लासेस। पर वो ये नहीं बताते थे कि कैसे और कब पढ़ना है, हमें कैसे करना है, रिवाइज करना हायर क्लासेस में। मेरी फर्स्ट जो कोचिंग टेस्ट था वो जो 11th क्लास में था, उसमें 10 चैप्टर्स थे मेरे सिलेबस में, और मैं उसको क्या करता था, रिवाइज करता था। और नेक्स्ट टेस्ट में 16 चैप्टर्स थे तो मैं उसको भी रिवाइज करता था। उसके बाद 22, उसके बाद 25 एंड उसके बाद 30, ठीक है। 30 चैप्टर्स को रिवाइज करने के बाद 1 नाइट मतलब टेस्ट के एक दिन पहले ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। एंड इवन इफ समवन हाउ यू मैनेज टू पुल इट ऑफ एंड यू विल ईदर रिमेंबर इन बिट्स एंड पीसेस और गेट अ हैट अजय राइटिंग द टेस्ट। मतलब ये सारी चीज़ों को एक तो याद भी करो, ये बहुत ज़्यादा सरदर्दी, और एक तरीके से मतलब टुकड़ों टुकड़ों में याद करो, फिर ये बिल्कुल एकदम सरदर्द है जब आप लिखोगे टेस्ट में, ठीक है। तो उन्होंने एक वैल्यूएबल लेसन दिया, डू नॉट रिवाइज बिफोर योर एग्जाम्स अनलेस दे आर फाइनल्स। तुम कभी भी अपने मतलब एग्ज़ाम से पहले रिवाइज मत करो, चाहे वो फाइनल्स ही क्यों ना हो। आई बिकेम वे टू कैजुअल ड्यूरिंग माई टेस्ट प्रिपरेशन। टेस्ट में 2 घंटे पहले पता चलता है कि आज टेस्ट है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो मतलब वो बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं टेस्ट के प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। तो अगला पेज है हमारे पास। अपने ना मतलब जो सरप्राइज टेस्ट है ना, उसको एज अ रेगुलर टेस्ट दिया करो, ठीक है, जैसा तुम देख रहे हो, ठीक है। और जो भी तुमने पढ़ा है उसको बस एक बार रिटेन करो कि तुम कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर पा रहे हो या फिर नहीं। मतलब पहली बात वो कहा गया था ना कि डोंट रिवाइज फॉर योर टेस्ट बिफोर द एग्जाम्स। मतलब ये देखो कि अगर रिवाइज नहीं कर पाए तो अपने तुम रिटेन कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट्स को। सेकेंड ब्लंडर ये है आई मेड वॉज द पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। एंड सेकेंड ब्लंडर यही था कि वो जो पोस्ट टेस्ट होते थे उसका एनालिसिस नहीं करते थे, ठीक है। कभी भी एनालिसिस नहीं करते थे कि अगर सिली मिस्टेक्स क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है अटेम्प्टिंग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हाउ आई चूज व्हाट क्वेश्चन टू लीव एंड व्हाट सेक्शंस टू सॉल्व फर्स्ट एंड फ्रॉम फॉर माय फर्स्ट हाफ ऑफ 11th, ठीक है। मतलब उन्हें नहीं पता था कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सी चीज़ों को पहले सॉल्व करना है, किस चीज़ को छोड़ देना है, क्या सिली मिस्टेक्स हैं, ये वाली सारी चीज़ें। कॉज टिल माई 10th आई वॉज 90+ स्कोरर, सो देयर वॉज नॉट मच टू एनालाइज। टिल मतलब वो 10th में 90+ स्कोरर थे, जिस वजह से उनको ज़्यादा एनालाइज करना नहीं पड़ता था। बट जो वो 11th में है तो सिनेरियोज जो है वो बिल्कुल चेंज हो गए। हायर क्लासेस में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिफरेंट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं, डिफरेंट लीविंग स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं, डिफरेंट सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं। एंड सारी चीज़ें जो हैं वो 11th में बिल्कुल आगे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, जो बच्चों के द्वारा पूछा जाता है। तो भैया फिर टेस्ट के एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। देखो मैंने सी फॉर एवरी 100 स्टूडेंट्स हु गिव टेस्ट ओनली 2 or 3 परफॉर्म पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। देखो 100 स्टूडेंट्स में से जो टेस्ट देते हैं उसमें से सिर्फ 2 ही 3 जो होते हैं जो कि टेस्ट एनालिसिस करते हैं। एंड वही जो सेम स्टूडेंट्स जो है ना, उन्हीं की ही रिजल्ट के टाइम पे पोस्टर लगते हैं, इंस्टीट्यूट पोस्टर्स लगते हैं, ओके। तो वो बच्चे बोलते हैं लेकिन भैया टेस्ट देने के बाद दिमाग ख़राब हो जाता है, थकान अलग होती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एनालिसिस करना। तो आगे वो बताते हैं नेक्स्ट पेज पे, और वो बताते हैं कि एक ब्यूटीफुल कोट कहा गया है कि नहीं अच्छे लगने वाली चीज़ों को करने से ही अच्छी लगने वाली चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है। और देखो एक डायरी लो और उसमें एक फ्लो चार्ट बनाओ और उसमें लिखना स्टार्ट कर दो अपने टेस्ट एनालिसिस के बारे में। टॉप पे लिखो टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। 2 कैटेगरीज के बच्चों मतलब नाउ यू विल हैव 2 कैटेगरीज, द वंस दैट गेव यू +4 मार्क्स एंड द वन दैट गिव्स यू अ -1 मार्क्स। मतलब 2 कैटेगरीज होती हैं क्वेश्चंस की, एक जो होता है वो +4 मार्क्स देता है एक क्वेश्चन और एक देता है -1, ठीक है।
तो फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट गेव यू अ +4 मार्क्स इट सिंपली मीन्स यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पार्टिकुलर टॉपिक इज टॉप नॉच। मतलब जो भी +4 मार्क्स दे रहे हैं मतलब तुम उस टॉपिक में बिल्कुल ही आगे स्तर पे हो, आगे हो, ठीक है। सो यू नॉट टू एनालाइज these sections. The -1 category is where scope of improvement lies. All right, on its then under the -1 categories do this 2 arrows from each side mentioning attempt but incorrect and 1 not attempt incorrect। मतलब ये बताया गया है जो -1 वाली जो कैटेगरी जो है ना वही मतलब उसी में तुम्हारे पास ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने का, ठीक है। तो -1 कैटेगरीज में भी 2 एरो बनाओ और उसमें लिखो अटेम्प्टेड बट इनकरेक्ट और नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। वो उसी मतलब जो -1 मार्क्स में से एरो बनाओ उस दोनों में, एक में लिखो अटेम्प्टेड बट इनकरेक्ट और दूसरे में लिखो नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। अब जैसे आप वीडियो में पिक्चर देख ही सकते हो जिसमें लिखा हुआ है टेस्ट एनालिसिस +4 मार्क्स और -1 में अटेम्प्टेड बट इनकरेक्ट और नॉट अटेम्प्टेड का एरोज बने हुए हैं। नाउ अंडर द अटेम्प्टेड कैटेगरी राइट ऑल द रीजंस फॉर द क्वेश्चंस यू सॉल्व्ड इनकरेक्टली। मतलब जो अटैम्प्ट किए गए हैं ना लेकिन गलत हुए तो उसमें क्या क्या गलती गई, जैसे कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हुई, रॉन्ग यूनिट कन्वर्जन हुआ, रीडिंग द क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस रॉन्ग, टू मैनी फ्लक्स, ठीक है। तो अब अगले पेज में देखते हैं। जैसा आपने फोटो देख ली उससे आपको एक तरीके से जो मैंने बताया उसको आप समझ सकते हो, ओके। अब अगले पेज पे अब ये सारी जो दिख रहे हैं ना उसमें बताया गया है कि जो तुमने गलत गए ना उसको एक बार रीअटेम्प्ट करो, वो सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से, हाँ बिल्कुल वंस अगेन फिर से उसको रीअटेम्प्ट करो। फिर बच्चे बोलते हैं बट भैया उससे क्या होगा। देखो 2 चीज़ें होगी इससे, इधर यू विल सॉल्व देम करेक्टली और यू विल नॉट एंड गेट स्टक अगेन, ठीक है। ये 2 चीज़ें होगी, तुम उसको सॉल्व कर पाओगे करेक्टली और तुम उसमें ना स्टक नहीं होगे अगली बार के लिए। इफ़ इट्स द फर्स्ट केस देन कॉन्ग्रेट्स यू जस्ट लेवल्ड अप। मतलब अगर तुमने ये कर लिया तो तुम मतलब तुम अपने आप को दुआ दो कि तुम लेवल अप हो चुके हो। एंड देन go back to the topic and revise it once, then attempt the question again. If you solve it then congrats, and if not then repeat the process until you get them all right. Coming back to the second category, the not attempted one, इसमें बताया गया है कि मतलब अगर तुम वो सारे क्वेश्चंस को अगर रीअटेम्प्ट करते हो तो फिर उसमें ना आप लेवल्ड अप हो जाओगे, तुम उसको कर पाओगे, तुम उसमें स्ट्रक नहीं हो पाओगे और तुम करेक्टली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो अब बताया गया है दूसरी कैटेगरी नॉट अटेम्प्टेड वाली। तो नॉट अटेम्प्टेड कैटेगरी जो है वो ये बहुत ज़्यादा मच मोर इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो टॉप रैंकर जो होते हैं वो जनरली इसी चीज़ को चुनते हैं कि आखिर वो चीज़ आखिर वो गलत क्यों है, -1 क्यों, तो उसको टैकल करना है, उसको करेक्ट करना है कि अगर वो जो पर्टिकुलर कैटेगरी में ये वाली आप फोटो देख सकते हो टेस्ट एनालिसिस जिसमें +4 मार्क्स और -1 में देखा था अटेम्प्टेड बट इनकरेक्ट और नॉट अटेम्प्टेड में आपने वही देख ली प्रॉब्लम देख रखी होगी। अब नॉट अटेम्प्टेड वाली कैटेगरीज को ही कैटेगरीज जो है वो टॉप रैंकर्स उठाते हैं, जिसमें क्या क्या गलती हो सकती है। देखो कॉन्सेप्ट यू कुड नॉट रिमेंबर, अनटच्ड कॉन्सेप्ट्स, आता था लेकिन टाइम कम था, ठीक है। डू नॉट, आई रिपीट डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ इग्नोरिंग दिस। देखो ये बिल्कुल भी गलती मत करना कि तुम इसको इस सेक्शंस को इग्नोर कर दो कि -1 आखिर क्यों गलती गई ये। तो इन सारे जो ये जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं उस पर देखो काम करो, उसको फिर से रीअटेम्प्ट करो। ये सारी चीज़ें बताई थी पिछले वाले में जैसे आपने सुना होगा। नोट ऑल द टॉपिक्स फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी 2 एंड बिफोर योर नेक्स्ट स्टेप्स in test revise them all. If you get more time in between try to reattempt those question too, and that's all about analyzing a particular test, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी में जो भी मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट यू कुड नॉट रिमेंबर, अनटच्ड कॉन्सेप्ट आता था लेकिन टाइम कम था, इस सारी चीज़ों को एक बार फिर से करके देखो और उसको रीअटेम्प्ट करो। वो क्वेश्चन कैसा था, किस प्रकार का था, वो सारी चीज़ें देखो और आखिर क्यों नहीं हुआ, फिर उसको रीअटेम्प्ट करो और उसको सॉल्व करो। इन सारी चीज़ों को करो, ठीक है। और फिर एक बार अपने आप को एनालाइज करके उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके एक पार्टिकुलर टेस्ट दो जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि अब ये नॉट अटेम्प्टेड वाला भी सही हो गया है। अब अगला पेज आ जाता है। अगला पेज जो आता है वो हमारे पास ये आता है कि भैया टेस्ट एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है। तो देखो ये तुम्हारे पे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, ठीक है। बट जनरली वो मेथड बेस्ट होता है एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ो केयरफुली एंड फिर अटैम्प्ट करो पेपर्स को 3 राउंड में। फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे ईजीएस्ट क्वेश्चंस को मार्क कर लो और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लो या फिर बिल्ड कर लो। एंड द सेकंड राउंड में अटैम्प्ट करो क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा फर्स्ट लेवल हायर इन दी टफनेस,
ठीक है, एंड दिस विल बी सेट द राइट टोन फॉर द राउंड 3 एंड देन इन द फाइनल राउंड अटेम्प्ट ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन. दिस इंक्लूड्स क्वेश्चन दैट आर टफेस्ट, ईजी बट कैलकुलेटिव, शॉर्ट्स बट ट्रिकी. ओके, तो इतना समझ आ गया. उसके बाद बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या टेस्ट में तुक्के मारना सही है? तो सॉल्यूशन देते हैं वो. देखो ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है. मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला है. सारे जो होते हैं एग्जाम्स के बाद में गॉसिप कर रहे होते हैं, लंच खा रहे होते हैं मेस के अंदर. सडनली जो ना अंश उनको ज्वाइन कर लेता है. वो कूद रहा होता है और ना जस्टिन बीबर के गाने पे वाइब भी कर रहा होता है. अभी अंश लेकिन तो सिर्फ हिंदी गाने सुनता था. तुझे क्या हो गया? ठीक है, तो आई आस्क्ड कंफ्यूज टू सी अंश हैप्पी वाइल एवरीवन एल्स वाज सैड फॉर नॉट गिविंग देयर बेस्ट. सारे लोग जो थे वो दुखी थे अपना बेस्ट नहीं दे पाने पर, लेकिन अंश जो था वो दुखी नहीं था, वो बिल्कुल काम कर रहा था. जैसे ये नाच रहा है, सेड अनदर फ्रेंड्स, इसका ऑल इंडिया रैंक 1 पक्का होगा. ठीक है, अगला पेज में आता है. अरे यार, ऑल इंडिया रैंक 1 थोड़ा मुश्किल है, सेड अंश. ठीक है, ये अंश कहता है कि ऑल इंडिया रैंक जो है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सारे फोड़ के आए हम, सारे हो गए. ऑल ऑफ अस वर इन दी शॉक, सारे जो है वो शॉक में थे. हाँ, मतलब लास्ट के 10 मिनट में जितने बचे थे उसमें तुक्का मार दिया, खाली थोड़ी ना छोड़ना होता पेपर. मुझे मेरी 10th के टीचर ने बताया था, ऐसा अंश कहता है. लुकिंग लाइक ही डिड नॉट गिव अ सिंगल फक एंड वी आर स्क्रिम्ड सबटली. ठीक है, वो और बच्चे बोलते हैं अबे चोमू इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ लेता. और उन्होंने मतलब रोहित भाई कहते हैं कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी टेस्ट में थी. ठीक है, तो अंश ना स्कोर करता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अपनी क्लास में, पीछे से, वो भी -51 मार्क्स आउट ऑफ 360. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी. ठीक है, भैया -51 किसके आते हैं? उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बोर्ड्स की स्ट्रेटजी से सॉल्व करते हैं. डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट फ्लक्स इन द सेक्शंस विद नेगेटिव मार्किंग अनलेस यू 100% श्योर ऑफ दिस आंसर. इवन अ सिंगल -1 विल थ्रो यू बैक बाय द हंड्रेड्स ऑफ रैंक्स. मतलब ये बता रखा है, जब तक तुम 100% श्योर नहीं हो ना, तब तक उस चीज़ को किसी भी क्वेश्चन को गलती से भी किसी को टिक मत कर देना, बिना सोचे समझे या फिर कैसे भी. ठीक है, और ना अगर तुम्हारा -1 भी जो है वो तुम्हें ना हजारों बच्चों के पीछे रैंक्स में कर देगा. ठीक है, हियर व्हाट यू शुड डू, एक्ट स्मार्ट रहो, फ्लू क्रेजी इन द सेक्शंस एंड दे दैट डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग. 10th में से 1 तो सही होगा. ठीक है, 10 में से 1 तो सही होगा. ठीक है, ये सारे जो क्रेजी ये जो सेक्शंस जो थे, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है. एंड इफ़ यू आर लकी देन मे बी 10 of 10 विल बी राइट. ठीक है, ये हो सकता है कि देखो 10 में से कोई एक सही गए, और अगर तुम लकी हुए तो 10 में से 10 नहीं, सारे सही हो जाएंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बच्चे के द्वारा पूछा जाता है. ठीक है, अगला पेज. भैया टेस्ट के बाद काफ़ी लो अनमोटिवेटेड फील होता है. सब पढ़ता हूँ, सब रिवाइज करता हूँ, क्लास में 100% फोकस देता हूँ, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करूं? तो देखो भैया सॉल्यूशन देते हैं. दिस इज़ व्हाट आई यूज टू डू वाइल गोइंग थ्रू डार्क फेसेस. टॉक टू योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड फेवरेट टीचर्स. कुछ नहीं होता शोभित, तेरे काम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब तू एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है. बस ऐसे ही पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, और तुझे रिजल्ट पक्का दिखेगा. और कभी भी लो फील हो तो हम हैं बात करने के लिए. डेट्स हाउ दे यूज टू कंसोल मी एवरी टाइम. ऐसे वो लोग उसको मतलब क्या करते थे, मतलब ऐसे करके उनको मोटिवेट रखते थे मसूद भाई को. तो अपने फ्रेंड्स या फिर फेवरेट टीचर्स या फिर पेरेंट्स से बात करो बिल्कुल. ठीक है, एंड दिस विल नॉट मेक योर मार्क्स जंप टू टॉप, बट दिस विल फॉर श्योर गिव यू करेज एंड सेल्फ स्टीम टू स्टैंड अप वंस अगेन एवरी टाइम यू फॉल, एंड दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम द जनरल क्राउड. मतलब यही सारी चीज़ें, ये तुम्हें ना एक जंप तो नहीं देगा अपने मार्क्स में, लेकिन तुम्हें एक सेल्फ स्टीम और करेज बिल्कुल देगा. और ये बिल्कुल एक जेन्युइन एडवाइस है कि भाई अपने फ्रेंड्स और फेवरेट टीचर से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, जिस वजह से जब भी तुम अनमोटिवेटेड फील है, फिर लो फील कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बच्चों द्वारा पूछा जाता है. भैया कुछ बच्चे टेस्ट में चीटिंग करके अच्छे मार्क्स ले आ जाते हैं और प्रमोट हो जाते हैं, तो हमारा नुकसान हो रहा है ना. तो भैया सॉल्यूशन देते हैं. हमारे पास एक गाय था जो कि शुभम नाम का था क्लास में. ठीक है, वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन क्या हुआ कि विद इन 6 months ही हैड प्रमोटेड टू द टॉप बैच ऑफ आवर कोचिंग. ठीक है, मतलब उसको 6 महीने में क्या था कि उसको प्रमोट कर दिया गया था टॉप बैच ऑफ द कोचिंग में. लेकिन वो कैसे भैया? तो देखो ऐसा हुआ था कि शुभम जो बेंचमेट जो था ना वो टॉपर था, तो वो क्या होता था हर एक टेस्ट में चीटिंग कर लेता था. अब चीटिंग कर लेगा तो क्या हुआ, इसके भी अच्छे मार्क्स होंगे. अब तो इसी वजह से यही रीज़न था कि उसको प्रमोट कर दिया गया टॉप बैचेस ऑफ दी अवर कोचिंग में. ठीक है, तो अगला पेज आता है.
ठीक है। एंड देखो यही सारी चीज़ें हैं जो कि उसको प्रमोट कर गई टॉप बैच में, ठीक है, मतलब क्रीमेस्ट लेयर ऑफ द कोटा स्टडिंग टुगेदर। लेकिन कहा जाता है ना कि कर्म विल इवेंचुअली कैच अप विद यू, मतलब कर्म जो है वो हमेशा होगा, बिल्कुल जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ कर्म होगा। एंड विद इन अ वीक शुभम रियलाइज ही डिड नॉट फिट विद द बैच प्रॉपर्ली एंड दैट्स एवरीवन अराउंड हिम वाज 100x 1000x मोर डेडिकेटेड इंटेलिजेंट। बाय द टाइम 11th गॉट ओवर शुभम हैड रियलाइज जेई वाज नॉट फॉर हिम, मतलब उसको 11th के बाद शुभम को रियलाइज हो गया था कि जेई उसके लिए नहीं है बिल्कुल भी। और वो ना उसके साथ जो बेंचमेट्स या फिर जो भी उसके सराउंडिंग्स में थे उसे पता चल गया था कि ये जो लोग हैं ना वो 100,000 डेडिकेटेड इंटेलिजेंट्स हैं। एंड वो ना फ्रस्ट्रेटेड स्ट्रेस्ड हो गया था और मतलब प्रिपरेशन के दौरान। एंड अनफॉर्चुनेटली ही गॉट एंड ही डिड नॉट गेट सेलेक्टेड। एंड द पॉइंट इज इनिशियली दिस विल फैसिनेट यू अ लॉट, टॉप बैच सराउंडेड बाय टॉपर्स, एवरीवन कॉम्प्लीमेंटिंग यू, बट इफ यू आर फेक्ड इट एंड इट इज नॉट द रियल यू देन बी प्रिपेयर्ड टू फेस द रियलिटी। ठीक है, अगर तुम ऐसे बस एक तरीके से फेक्ड जैसे बने रहोगे तो बिल्कुल तुम्हें ये रियलिटी फेस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कर्म हमने एक बड़ा चीज़ सीखा कि कर्म जो है वो इवेंचुअली कैचअप कर लेता है। मतलब अगर तुम आगे जा भी रहे हो अगर अपने बेंचमेट्स की सहायता से, तुम्हें पीछे आना ही पड़ेगा ज़रूर। ठीक है, बिकॉज इन द एंड यू विल नॉट बी एबल टू कूप विद द स्टूडेंट्स अराउंड यू एंड योर ड्रीम्स विल नॉट बी फुलफिल्ड। एंड लास्ट में बस यही बताया गया है कि तुम अगर इस चीज़ को कूप अप नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को नहीं समझोगे, तो देखो तुम ना अपने आसपास के बच्चों एंड जो अपने ड्रीम जो है वो उसको कभी भी फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो यही सारी चीज़ें जो इस चैप्टर में बताई गई थी। और आई होप यू विल डेडिकेटली लिसन दिस एंड मेक श्योर टू नो वेल। तो ये जो चैप्टर जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब